नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि कुमार पासवान सर, जो कि एचडीएम हैं। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें सर का 113वां रैंक है। आज हम सर से बात करेंगे कि सर ने इससे पहले और कौन से एग्ज़ाम दिए थे और इसमें जो सफलता मिली है इसमें इन्होंने अपनी रणनीति किस तरीके से बनाई थी, किस तरीके से पढ़ते थे। अगर आपका भी सपना है एचडीएम बनना तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो सारी की सारी सर बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जब आप मुखर्जी नगर या नेहरू विहार तैयारी करने के लिए आते हैं तो आपको अपने परिवार और दोस्तों की याद तो आती है, लेकिन आपको बिना बने मुखर्जी नगर से जाने का नहीं। तो सर से बात करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार शिवम जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैंने जो है प्रथम प्रयास में ही जो है यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का दोनों का मेंस लिखा और यूपीपीसीएस में मैं इंटरव्यू ही दिया। जो मैं 21 साल का था, प्रथम प्रयास था मेरा। उसके बाद लगातार मेंस दिया। तो फिर जो है जल्दी नौकरी के कारण मैं जो है यूपीपीसीएस की तरह ज़्यादा झुकाव हो गया और मैं 2017 में डिप्टी एसपी पद पे चयन हुआ, जो मैं ट्रेनिंग भी उसका किया था। उसके बाद मेरा समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ था, लेकिन मेरा डिप्टी एसपी पे हो गया था तो मैं उसका जो है जो फॉर्म था कैंसिलेशन में डाल दिया था। मेरे जगह पे दूसरे का चयन हुआ था। पुनः मेरा पैटर्न जो से 18 वाला चेंज हो गया था यूपीसीएस का, तो मेरा 18 में जो है पुनः मैं यूपीएससी पैटर्न में परीक्षा दिया और मेरा जो है डिप्टी कलेक्टर पे चयन हुआ। और अभी मैं वर्तमान में जो है तैयारी कर ही रहा हूँ यूपीएससी के लिए। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा हमारे दर्शक हैं वो पूछते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, परिवार की तरह जुड़े हैं, कि जो लोग सिलेक्टेड हैं उनसे ये पूछिए कि जो पढ़ाई की रणनीति है ये कैसे अपनाएं, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा किताबों की भरमार है तो उन्हें पता ही नहीं होता पहले कौन सी पढ़ें। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए जो बेसिक बुक है, जैसे एनसीईआरटी हम लोग की बेसिक किताब है, उसी से समझ बनती है। इतनी मटेरियल ज़्यादा उपलब्ध है मार्केट में, तो क्या है सबका कहीं न कहीं वो कट पेस्ट वगैरह बनाते हैं ज़्यादा लोग। तो हम लोग को एनसीईआरटी हम लोग की बेसिक किताब है, उसको पहले फॉलो करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोग को एक सिलेबस देखना चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए। जैसे हम लोग को अगर यूपीपीसीएस देनी है परीक्षा तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए कहाँ से प्रश्न कैसे उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए संविधान से अगर देखना है तो आप देख लीजिए कितने प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से पेपर से आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो उसके अनुसार जो है किताब उठाइए। जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह है, अच्छी किताब है, स्टैंडर्ड किताब है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं आपको लेना है। जैसे एक दो स्टैंडर्ड किताब रख लीजिए, एनसीईआरटी रख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर रख लीजिए। सर, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा भूगोल था ऑप्शनल। इसमें जो बच्चे भूगोल लेना चाहते हैं उनको किस तरीके से जो भूगोल है उसकी पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, भूगोल में ये है कि सबसे पहले जो है एक जो है सिलेबस पहले देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और एक बुक लिस्ट बना लीजिए कि हमको इसके इस्तेमाल लीजिए। भौतिक भूगोल है तो सविंदर सिंह है, उसके मानव भूगोल है तो उसके लिए जो है माजिद हुसैन की किताब है। भारत का भूगोल है, आरसी तिवारी हैं, माजिद हुसैन, खुल्लर हैं, इनकी किताब है। तो ज़्यादा किताब नहीं आपको इकट्ठा करनी है। जैसे एक किताब स्टैंडर्ड किताब ले लीजिए और पेपर देख लीजिए पिछले साल का और उसको सॉल्व कीजिए। आपको आ रहा है कि पढ़ने के बाद आ रहा है कि नहीं। और अगर कहीं आप ऑप्शनल कर रहे हैं, कहीं एक आध जो कोचिंग की सहायता भी अगर लेना चाहें तो थोड़ा सा सहायक की भूमिका हो सकती है। सर, इस बार जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या ज़्यादा हार्ड थे या फिर ईजी थे? जैसे अब देखिए, अब पीसीएस में क्या था, पहले रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। जैसे 16-17 तक जो है पहले क्या होता था, पुराने पेपर ही आते थे। लेकिन अब जो है कुछ ट्रेंड बदल रहा है तो कुछ नए क्वेश्चन का भी समावेश है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर को तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड किताब है, एनसीईआरटी है, इसको भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हैंडल कर ले जाएँ। इसके बाद करंट अफेयर जो जैसे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं 150 में, तो उस पर ज़्यादा हम लोग को जोर देना चाहिए, क्योंकि आप जो है एक महीने के लास्ट के लगातार मंथली पढ़ ही रहे हैं मैगजीन आप, लेकिन लास्ट के मेहनत से आप 25 में 18-20 क्वेश्चन तो कर सकते हैं आसानी से। पीटी और मेंस के लिए कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें? जैसे प्रीलिम्स के लिए जैसे क्या है कि जो 6 विषय हैं, उसके बाद करंट अफेयर है, तो एक विषय जैसे मान लीजिए आप संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इसके जो एक घटना चक्र पुरावलोकन आता है तो उसको ले लीजिए। क्या वो सभी राज्य के जो पेपर आए हुए हैं तो उसमें समावेश रहता है उसका। तो ये हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन के जो है वैरायटी इतनी ज़्यादा मिल जाएगी उससे। तो वो आपको पहले याद कर लीजिए चीज़ों को कि आप कहाँ से, जैसे इस चैप्टर से कैसे प्रश्न आए हैं। फिर एक स्टैंडर्ड किताब, जैसे इन्वायरमेंट का ये है कि जैसे दृष्टि का एक आती किताब, उसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी एक 12th की आती है तो उसमें इन्वायरमेंट का देख सकते हैं। इसके अलावा पुरावलोकन के अलावा मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जैसे भूगोल का है तो महेश बर्नवाल की किताब आती है। भारत के भूगोल में एक पेरियार किताब आती है, तो मैं 2 ही बुक पढ़ा था भूगोल का। उसके बाद एनसीईआरटी का आर्यभट्ट पढ़ा था। अब पुरावलोकन का आपको देख लेना है।
प्रोलोकन में पिछले साल क्वेश्चन थोड़े से याद रहेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि अगर सीधे प्रश्न आ जाएँ तो आप उसको सही कर ले जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन कम होता है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? बहुत सारे लोग घबराते हैं, यार हम हिंदी वाले हैं, हमारा नहीं होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में टेंशन चलती रहती है हिंदी मीडियम वालों के जो स्टूडेंट है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि थोड़ी सी रिसोर्स का भी अभाव रहता है, और दूसरा है कि वैकल्पिक विषय जो होते हैं उसके भी कुछ सीमितताएँ होती हैं। जैसे कुछ ही वैकल्पिक विषय हम लोग चयन कर पाते हैं। साइंस वाले जैसे उनके पास आर्ट के भी ऑप्शन रहते हैं, साइंस के भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ जो लोग लगे हैं लगातार हिंदी मीडियम के, तो वो लोग सफल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक जो है कम एज के भी लड़के इस समय IAS वगैरह बन जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। और ये पहले मन, क्योंकि आप तैयारी करने आए हैं, तो जैसे आप बता रहे थे कि खाली हाथ नहीं लौटना है। बिल्कुल। तो खाली हाथ जब नहीं लौटना, जब आप सोच लिए हैं कि सिलेक्शन पाना है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम नहीं होता है। देखिए सभी लोग हिंदी मीडियम से ही यहाँ नेहरू विहार से जा रहे हैं, कोई SDM बन रहा है, कोई डिप्टी SP बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है। तो जो लगा है वो बन जाएगा, जो दिमाग में रखा है कि नहीं हिंदी मीडियम से नहीं हो रहा है तो उसका नहीं होना है। सर पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा आपका, कैसा है? जैसे मेरा पिताजी जैसे किसान हैं, कृषक एक हैं, माताजी गृहिणी हैं, तो थोड़ा सा जैसे परेशानियां तो आती रहती हैं, सबके साथ आती हैं, जैसे क्योंकि यह दिल्ली काफ़ी महंगा शहर है, तो लेकिन ये है कि सामंजस्य आपको बनाना पड़ता है सब चीज़ों से। अब मेन ये है कि आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपका कोई बैकग्राउंड हो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमको ये पोस्ट पानी है, हमको ये सिलेक्शन मिलना है, तो आप जो है ये नहीं हो, आप किसी तरह मैनेज करके चीज़ों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका टारगेट तो दूसरा है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। बिल्कुल दोस्तों, चाहे आप छोटे गांव से हैं या बड़े शहर से हैं, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है आपकी मेहनत से, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे जब आप नेहरू विहार में रहते थे या मुखर्जी नगर में रहते थे, तो कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करके आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? जी, मैं पहले से बता दूँ आपको, मैं वजीराबाद रहता था, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, जिसमें कुछ कारणों से मैं यहाँ नेहरू विहार आया था। तो मैं कहीं भी रहता था, वजीराबाद रहता था, काफ़ी कम लड़के रहते थे वहाँ, तो वहाँ मैं पढ़ता था। वहाँ से मैं डिप्टी SP जब बना था, मेंस वहीं से दिया था, समीक्षा अधिकारी बना था, मेंस में वहीं दिया था, और जब यहाँ से 18 वाला मैंने दिया था डिप्टी कलेक्टर। तो आप कहीं भी रहिए, ये नहीं है कि आप जो है मुखर्जी नगर रहेंगे तभी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास रिसोर्स अगर कमी है, घर से उतना पैसे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा दूर भी रह के आप पढ़ सकते हैं। जैसे लड़के अभी देखिए कहाँ रह रहे हैं, आउटर, थोड़ा सा आउटर भी रख पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे आके कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी अपने आप ही की थी? देखिए मैं जो है कोचिंग किया था, भूगोल ऑप्शनल का मैं कोचिंग किया था, और उसके अलावा जो है एथिक्स का और जो है पॉलिटी IR का कोचिंग किया था, और उसके बाद मैंने जो है हिंदी साहित्य की भी कोचिंग बाद में की UPSC के लिए। जो अगला मैं UPSC फोकस करने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं ज्योग्राफी से हिंदी साहित्य कोर्स कर रहा हूँ। जब आपने सर ये एग्ज़ाम दिया है तो आपने इंटरव्यू भी वहाँ पे दिया होगा, तो इंटरव्यू में वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर टोटल इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, या फिर हिंदी में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, जो सर हैं उनसे ज़रूर पूछना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं तो आपसे पूर्णतः जो है लोक सेवा आयोग में अगर बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग में मोस्टली जो है आपसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कठिन सिंपल का इसमें कोई सवाल नहीं। जैसे करंट के इशू पूछे जा सकते हैं। जैसे जो इंटरव्यू का दायरा होता है वो आपके हिसाब से तय होता है। जैसे हर व्यक्ति को पर्सनालिटी टेस्ट हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे मैं अगर फिजिक्स से अगर मैं BSc किया हूँ तो हमसे फिजिक्स से रिलेटेड ग्रेजुएशन चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी चीज़ें पूछी जाएंगी। करंट इशू सबके कॉमन होते हैं। और अगर मैं किसी पोस्ट पे हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर किसी दूसरे पोस्ट पे हूँ तो उस पोस्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगी। तो सबका अलग होता है। रही बात कठिन आसान का, तो कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ आपके व्यू पे आधारित होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग पे आधारित होते हैं। आपका इंटरव्यू लगभग वहाँ पे कितने टाइम तक चला था? और जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं कि शिवम भाई वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है हमें कौन कौन से लेके जाने होते हैं? उससे पहले लेके जाने होते हैं या फिर जब ही लेके जाने होते हैं? देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ एक अलग से भवन बना हुआ है, तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। फिर आप जाते हैं इंटरव्यू, जहाँ पे एक वेटिंग रूम है वहाँ बैठते हैं।
उसके बाद आपको एक कोड दिया गया रहता है, तो कोड से वो आते हैं, बुलाते हैं, फिर आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। और डॉक्यूमेंट रही तो डॉक्यूमेंट में जैसे मान लीजिए आप पूरा हाई स्कूल से जितना आपका डिग्री है वो ले जाना रहता है। और जो है अगर आप किसी स्पेशल कास्ट में बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना पड़ता है। अगर किसी आप सर्विस में है तो एनओसी वगैरह ले जाना पड़ता है। जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या हमें जो हमारी ड्रेसअप होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और किस तरीके से अपनी ड्रेस है उसे पहन के जाना चाहिए? देखिए ड्रेस वगैरह तो सबको अच्छा लगता है, जैसे फार्मल सूट होना चाहिए या फार्मल शर्ट पैंट और टी शर्ट फार्मल शर्ट पैंट और जो है टाई वगैरह हो, ज़्यादा अच्छा है। सेविंग वगैरह किए रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाल नॉर्मल हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल होना चाहिए जैसे व्यक्ति को वैसे होना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप सूट ही पहन के आइए या कुछ ऐसे। एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्लास ऑनलाइन चलती हैं और स्टूडेंट भी ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो आप इस पे क्या सोचते हैं, ऑनलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑफलाइन? देखिए दोनों अच्छे हैं। अगर आप के पास जैसे टाइम है, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास टाइम है और पूरा जो है एक तरफा बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ दिल्ली आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जो है ऑफलाइन क्लासेज जो है मना कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्योंकि सब कोरोना उसमें फैल रहा था, तो ऑनलाइन उसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जो दूर बैठे हैं जैसे कि सर्विस में हैं या किसी जो जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं दिल्ली आने के लिए, तो जो है वो भी गांव से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे ये हो गया कि ये जो है तैयारी का जो है और विविधता प्रदान कर दिया गया और इसको जो डाइवर्सिफाई कर दिया और मैंने इसको फैला दिया है। गांव-गांव तक लोग मोबाइल से क्लास में देखता हूँ करते हैं, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो। सर आप कहाँ से हैं और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हुई थी? जैसे मैं मूलतः देवरिया ज़िले से हूँ और मैंने स्नातक जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। फिजिक्स मेरा भौतिकी ऑनर्स था वहाँ से। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं शिवम भाई हमारे 12th में कम नंबर हैं, हमने अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या हम भी एक आईएएस बन पाएंगे या डीएम बन पाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे? तो आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपके 12th में और 10th में कितना स्कोर रहा था? देखिए जैसे परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। जैसे अगर आप ठान लिए हैं, जैसे मैं जो है जो हाई स्कूल में किसी तरह जैसे मैं पास हुआ था, जैसे किसी तरह जो है ठीक ठाक परसेंटेज ठीक थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं पाया था। फिर मैं 12th में जो है अच्छा कर गया, फिर मैं उसमें गया, ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ भी ठीक ठाक रहा। तो मैं ये नहीं है शुरू से ही ब्रिलियंट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मैं जो देखता हूँ कि ओवरऑल जो है सेकेंड डिवीज़न भी लोग जो आईएएस बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेन होती है आप कितना किसी भी उद्देश्य, किसी भी लक्ष्य के प्रति कितना आप डेडिकेटेड हैं, कितना मेहनती हैं। और वो जब से मेहनत जैसे आपको लग गया कि नहीं अब से हमको करना है, तो फिर उसके बाद डेडिकेट हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर आप बन जाएंगे, ऐसा है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम में भी आप हैं तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप भी अच्छी सर्विस पा सकते हैं। ये बताइए सर हमें कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं मुखर्जी नगर में 24 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? 18 और 24 घंटे पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए आपकी जितनी क्षमताएँ हैं, जितना आप जैसे नहीं होता है, हम आप सही से समझा सकते हैं क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। जी जी जी, जैसे ये होता है जितनी हमारी क्षमताएं होती हैं उसी के अनुसार मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे अगर मैं 12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे 13 घंटे पढ़ने के बाद जैसे हमको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होकर फिर दोबारा पढ़िए। ऐसा कोई नहीं है कि आप लगातार पढ़ते ही रहिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम तो देखते हैं सब आदमी ही हैं, तो 2-3 घंटे के बाद सबको एक बार आदमी सोचता है, थोड़ा सा कोई म्यूजिक सुन लेता है, कोई बाहर घूम लेता है, कोई चाय पी लेता है, फिर आदमी पढ़ता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे परीक्षा के दौरान जो हो जाता है, क्योंकि जब प्रेशर रहता है तो 12-13 घंटे 14 घंटा होता है, लेकिन नॉर्मल में 8 घंटा 10 घंटा बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन, और यूपीएससी के लिए उसके ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं, कहाँ से पेपर उठा रहा है, कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, किस टॉपिक से, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम होता है उससे 1-2 दिन पहले हमें नींद ही नहीं आती, दिमाग में ये चलता है पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो इस चक्कर में उन्हें नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आती तो वो परेशान हो जाते हैं, उस पर उनकी जो सेहत है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे कैसे बचाया जा सकता है? देखिए प्रेशर तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे परीक्षा के 2 दिन 3 दिन पहले तो प्रेशर होंगे आप पे, लेकिन आप पहले से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे। और प्रेशर कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत सकारात्मक भी होता है, क्योंकि उसमें हम लोग अच्छा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना वो ख़राब है। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, वो नेचुरल है। जैसे थोड़ा बहुत तो रहेगा, डर रहता है कि कहीं फेल मत हो जाऊँ, तो आदमी उसी बहाने पढ़ता भी है। लेकिन आप इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप ये है कि पहले से आप तैयारी सही से कीजिए, ताकि लास्ट टाइम में चीज़ें मैनेज हो जाएँ। जिससे तो थियोरेटिकल पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन को पहले से अच्छा तैयार कर लीजिए, लास्ट में
करंट वगैरह देख लीजिए, लास्ट में रिवीजन एक बार हो जाए। क्या सर आपका बचपन से ही सपना था कि मुझे एसडीएम बनना है, या फिर बाद में कहीं से पता चला था, कोई मूवी वगैरह देखी थी सूर्यवंशम जैसी? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे हम नॉर्मली पढ़ाई किए थे, तो पढ़ाई करने के बाद जो है हमको लगा कि जो है सिविल सेवा एक अच्छा अवसर है, तो सब लोग तैयारी करने जा रहे थे, तो मैं भी सोचा तैयारी कर लूँ। हमको ABCD कुछ नहीं पता था ग्रेजुएशन तक। फिर मैं आया तो हमको ये संविधान का जो है कुछ भी नहीं पता था। मैं आया तो धीरे धीरे सीखा। तो इसीलिए हमको लगता है कि अगर हमको कुछ नहीं पता था, अगर मैं कर सकता हूँ, तो नॉर्मली जो BA MA करके लोग आ रहे हैं, सब कुछ पता है, तो वो और अच्छे से कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं पता था, रियलिटी में बता रहा हूँ। आज आपको देवरिया के भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और अक्सर वो कमेंट करते हैं, शिवम जी आप देवरिया के जो स्टूडेंट हैं उनका वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आज हमें सर मिल गए, उनको आज आप क्या कहना चाहोगे स्पेशली? जैसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जो देवरिया सबसे पूर्वोत्तर का जो ज़िला है, तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पढ़ाई करें, अच्छे सर्विस पाएँ, और जितने प्रदेश के वासी हैं, जितने सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि सबका माता पिता का सपना यही होता है कि मेरा अच्छा लड़का सर्विस पाए, कोई अच्छी जॉब में आए, ताकि उनको भी अच्छा लगे देखने में, सुनने में। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे एंड में आप? कुछ मैसेज अगर जो स्टूडेंट अब एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए कुछ? देखिए, यही है कि हमेशा एक सोचिए, तैयारी करने आए हैं तो जैसे कुछ न कुछ, जैसे आप बोले हैं कि ये मत सोचिए खाली हट जाना, कुछ न कुछ लेके जाना है, तो आप जो है उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि जो है हमको खाली हाथ नहीं लौटना है। आप हमेशा उस उद्देश्य से तैयारी कीजिए कि हमको इस बार सफलता पानी है। हिंदी मीडियम के लिए आप एक उदाहरण हैं, खास करके उनका जज्बा हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी मीडियम से बहुत ज़्यादा जैसे SDM बने, हर पोस्ट पे बने हैं, तो रेशियो वगैरह मत देखिए। आप इतिहास हमेशा बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो हमेशा आप अच्छा करेंगे, हो सकता है कल को आप जो है टॉपरों की लिस्ट में आ जाएं। तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि ये हमेशा चीज़ें उतार चढ़ाव वाली होती हैं। कोई रैंकर अच्छा आ जाता है हिंदी मीडियम में, तो लोग बोलते हैं अरे कितना हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार अच्छा हो गया है, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इस चीज़ को मत दिमाग में रखिए कि हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हो सकता है आप ही इतिहास रचने वाले हों। सर लगभग कितना समय आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में? हमको लगा लगभग जो है 14-3-7 वही लगभग, बैच तो 4-5 साल लग गए, 5-6 साल, लगभग 5 साल तो लगे ही है। जी। सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती है, और जो जल्दी मिल जाती है वो ज़्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बाहर आओगे, आपको अपने दोस्तों की याद आएगी, माता पिता की याद आएगी, और वो आपको बुलाएगी, लेकिन आपको मुखर्जी नगर से बिना बने जाने का नहीं। जब तक आप बन नहीं जाओगे तब तक आपको जाने का नहीं, यहाँ से बनकर ही जाना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।